हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एस्थलीन रेस्प्यूल के बारे में। यानी कि आज हम ये देखेंगे कि इस एस्थलीन का यूज़ कहाँ पे होता है और वो जो काम करता है वो काम करने का तरीका क्या है। साथ में ये भी देखेंगे कि इससे संबंधित कौन कौन से पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। ये जो एस्थलीन है ये केवल एक ब्रांड नेम है जिसके नाम से आप इसे परचेज कर सकते हैं। इसको बनाने वाली कंपनी है सिप्ला। तो आखिर इस एस्थलीन के अंदर ऐसा कौन सा ड्रग होता है जिसकी वजह से ये अपना फार्माकोलॉजिकल यानी कि मेडिसिनल इफेक्ट देता है। इस एस्थलीन के अंदर जो मेन ड्रग है हमारा वह सॉल्ब्यूटामॉल, और ये जो सॉल्ब्यूटामॉल है वह एक ब्रोंकोडायलेटर का एग्जाम्पल है। ब्रोंकोडायलेटर कहने का क्या मतलब है, देखिए मैं आपको यहाँ पे लिख करके समझा रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रोंको प्लस इसमें अगर दूसरा वर्ड ऐड कर दूँ डायलेटर, तो इसका क्या मतलब होता है। ब्रोंको मतलब होता है ब्रोंकिया, जिसका इमेज आप अपने राइट साइड में देख रहे हैं, और डायलेटर का मतलब होता है जो उसको डायलेट कर दे। मान लेते हैं कि ये एक पाइप है जो बहुत सक्रिय है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है। इस पे अगर मैं ब्रोंको डायलेटर, शॉर्ट में इसको लिख देता हूँ बीडी, अगर इस पे हम ब्रोंको डायलेटर वर्ड यूज़ करें और अगर ये मान के चलें कि ये कोई बॉडी का पार्ट है, तो ब्रोंको डायलेटर क्या करेगा, इसको इस तरीके से डायलेट कर देगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एयरवे के लिए पासेज था, ल्यूमेन था, वो छोटा था, जबकि यहाँ पे देखिए काफ़ी सारा जगह हमको मिल रहा है। तो ब्रोंको डायलेटर इस ब्रोंकिया को डायलेट करने का काम करेगा। अब दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे ये है कि अगर आप ब्रोंको डायलेटर यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपका ब्रोंकिया कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ है, यानी कि सकरा हुआ है, तभी तो आप उसको वापस से उसके पहले जैसे कंडीशन पे लेकर के आने के लिए ब्रोंको डायलेटर कह रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं। तो ब्रोंको डायलेटर का मतलब समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे देखिए एस्थलीन का जो रेस्प्यूल है वो किस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस एस्थलीन का या फिर इस सॉल्ब्यूटामॉल का यूज़ हम एज अ ब्रोंकोडायलेटर यूज़ करते हैं इन ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा एंड सीओपीडी। इस सीओपीडी का फुल फॉर्म होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, यानी कि जो आपके पल्मोनरी पार्ट है, लंग्स के पार्ट है, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा होगा, रुकावट क्रिएट हो रहा होगा एयर के पैसेज में। इस तरह की प्रॉब्लम को हम सीओपीडी कहते हैं। तो इन दोनों की प्रॉब्लम में जो बेसिक सिम्टम हमको नजर आते हैं, कफिंग, वीजिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इनको ठीक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। बेसिकली अस्थमा में ये प्रॉब्लम होता है कि हमारा जो एयरवे है वो नैरो हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये मेरा नॉर्मल एयरवे है जिसमें से हमारा O2 पास कर रहा है और CO2 बाहर निकल रहा है, तो ये नॉर्मल है हमारा। इस केस में अस्थमा में क्या हो जाएगा, ये सकरा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से छोटा हो जाएगा। तो इसको हमको ठीक करना है। साथ साथ अस्थमा में सकरे होने के साथ साथ इसमें एक्सेसिव म्यूकस भी बनने लगते हैं, जो कि एक चिपचिपे पदार्थ होते हैं, और ये दोनों मिलकर के आगे जा करके इस ब्रीदिंग के प्रोसेस को डिफिकल्ट बना देते हैं और सांस लेने में हमको तकलीफ होती है। तो हमको इसी को रिस्टोर करके पहले के जैसा लेकर के आना है। यही है आपके आज के ड्रग के मेन ऑब्जेक्टिव। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी को समझते हैं। आपके स्क्रीन के राइट साइड आप एक इमेज देख रहे हैं जिसके दो पार्ट हैं। पहले वाले पार्ट में अगर आप देखोगे तो यह है नॉर्मल एयरवे। नॉर्मल एयरवे मतलब जिसको कोई भी प्रॉब्लम अभी नहीं हुई है, ये एक नॉर्मल व्यक्ति का है। उस केस में पहले देख लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा अस्थमा के केस में ये क्या होता होगा। इसका एक सेक्शन कटिंग है यहाँ पे देखिए। सबसे पहले पाथवे को समझ लीजिए। ये जो आपके कुछ डॉट डॉट नज़र आ रहे हैं ये आपके ब्लड वेसल हैं, और ये जो पूरा खोखला हिस्सा नज़र आ रहा है ये वाला, जिसको मैं ओवरलैप कर दूं इस तरीके से, ये हमारा ल्यूमेन है, यानी कि अंदर की सतह है, डायमीटर है। दिस इज कॉल्ड ल्यूमेन। अब ये अंदर का स्मूथ मसल है, और ये जो है आपका वो म्यूकस लाइनिंग है, जो येलो पार्ट आपको दिख रहा है म्यूकस लाइनिंग है। इसी म्यूकस लाइनिंग में एक सेल्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं गॉबलेट सेल। ये गॉबलेट मतलब प्याला की तरह बने हुए होते हैं जिसमें म्यूकस बनाने की कैपेसिटी होती है, यानी कि म्यूकस प्रोडक्शन इसी गॉबलेट सेल में होता है। जब कभी भी कोई भी व्यक्ति जिसको एलर्जी की शिकायत है वो किसी एलर्जन, एंटीजन इनके कांटेक्ट में आता है, तो उनकी बॉडी में एक सेल पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं मास्ट सेल। इस मास्ट सेल के अंदर हिस्टामिन पाया जाता है, और ये जब हिस्टामिन रिलीज होता है तो हिस्टामिन अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड होगा कुछ इस तरीके से। इसके बाइंड होते ही ये आपका जो नॉर्मल एयरवे है इसमें कुछ बेसिक चेंजेस होने नजर आएंगे। वो चेंजेस आगे जाकर के अस्थमा के प्रॉब्लम को ट्रिगर कर सकता है। तो अब ये जो नॉर्मल साइज आप देख रहे थे, डायमीटर का देख रहे थे, ब्रोंकिया के केस के हिसाब से देख रहे थे, ये कन्वर्ट हो जाएगा एबनॉर्मल में, यानी कि अस्थमेटिक कंडीशन में।
अब यहाँ पे जो देख रहे हैं आप उसको समझिए। पहला वाला नॉर्मल आपने समझ लिया, तो इसमें जो देखिए ल्यूमेन कितना पतला हो गया है, ल्यूमेन का डायमीटर कितना छोटा हो गया है, इसमें से जगह कितना कम है जबकि इसमें कितना ज़्यादा था। ये येलोइश पार्ट जो देख रहे हैं जिसमें आपके म्यूकस बनता था गॉबलेट सेल के द्वारा, वो बहुत अधिक मात्रा में म्यूकस बनने लग गए। तो इनके बहुत अधिक म्यूकस बनने प्लस आपके इस ब्रोंकिया के डायमीटर के छोटा होने और इन दोनों को कंबाइन कर दें तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि ये जगह बहुत सकरा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए डिक्रीज ल्यूमन डायमीटर, एक्सेसिव म्यूकस का प्रोडक्शन, इन्फ्लामेशन जनरेट हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंट इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स। इनके कारण से हमारा जो पाथवे बहुत सकरा हो जा रहा है। अब यहाँ पे हमारा नॉर्मल में एयर का पाथवे बहुत आसानी से हो रहा था, CO2 और O2 का एक्सचेंज बहुत नॉर्मल हो रहा था। इस केस में देखिए मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 विल बी वेरी मच अफेक्टेड। इसकी वजह से प्रॉपर तरीके से सांस नहीं लिया जा पाएगा, सकरापन हो जाएगा और वो व्यक्ति विजलिंग का साउंड कॉज करेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की शिकायत करेगा। तो उस केस में हम उसको एस्थलीन का रेस्प्यूल देते हैं। रेस्प्यूल कैसा होता है ये आपने इस इमेज से भी देखा होगा, और आप एक जनरल W4I जो वाटर फॉर इंजेक्शन होता है कुछ उसी के जैसा होता है। इसको नेबुलाइजर के साथ लिया जाता है। तो ये क्या करता है, जो आपका एस्थलीन है जिसमें सॉल्ब्यूटामॉल कंटेंट होता है, ये आपके इस मसल को, एयरवे के मसल को रिलैक्स कर देते हैं, एयर के फ्लो को टुवर्ड्स द लंग इंक्रीज कर देते हैं और इससे आपके सांस लेने की जो समस्या थी जिसको आप शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कह रहे थे, इसे आसानी से ठीक किया जा सकता है। साल्ब्यूटामॉल इज सिंपली वर्किंग एज अ ब्रोंकोडाइलेटर, ब्रोंकिया को डायलेट करने का काम करेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लेते हैं कि ये एक ढोल है जो किसी भी पुल के नीचे पाइप बिछाया जाता है ना, बड़ा सा सीमेंट का बना हुआ, ये हिस्सा है। अब इसमें कोई बच्चे अगर मूव कर रहे हैं, खेल रहे हैं, नॉर्मल केस में ये रहे बच्चों और ये मूव कर रहे हैं, तो ये बड़ी आसानी से इसके अंदर से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसमें कुछ कंडीशन हम चेंज कर देते हैं कि इसके जो डायमीटर को हम छोटा कर दें, मतलब उसमें कुछ ना कुछ मिट्टी, बालू, रेत, सीमेंट ऐसा भर दें, तो इसका जो डायमीटर है वो कुछ इस तरीके से छोटा हो जाएगा। थोड़ा और छोटा कर दें तो और छोटा हो जाएगा। तो इसमें उन बच्चों को आराम से गुजरने का मौका नहीं मिलेगा, वो कंजेस्टेड होंगे और बहुत धीरे धीरे करके वो बाहर निकल पाएंगे। तो पहले की कंडीशन से अब की कंडीशन थोड़ा डिफिकल्ट हो गई। अब इसमें डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा और बढ़ा देते हैं कि ये कह दें कि इस ढोल में हम कीचड़ भर देते हैं, मड भर देते हैं, तो अब ये बच्चे यहाँ से यहाँ गुजर नहीं पाएंगे। सेम चीज़ें यहाँ भी हो रही हैं। इन केस ऑफ अस्थमा ये जो आपका ल्यूमेन डायमीटर है वो छोटा हो रहा है, प्लस ये जो गॉबलेट सेल है वो एक्सेसिव तरीके से म्यूकस का सिक्रेशन कर रहे हैं, चिपचिपा पदार्थ का सिक्रेशन कर रहे हैं और वो इस बीच में आकर के जम रहा है और इसके कारण से जो हमारा साइज़ है ल्यूमेन का वो छोटा हो रहा है और ऑक्सीजन सही तरीके से पास नहीं हो पा रहा है। तो ये हो गया एक अस्थमेटिक कंडीशन और ब्रोंकोडाइलेटर का काम करने का काम करता है हमारा सॉल्ब्यूटामॉल। ये हो गया उसके काम करने के तरीके। इसके कुछ बेसिक साइड इफ़ेक्ट है, हालांकि बहुत कॉमन है, इससे कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता और आसानी से ये चले जा सकते हैं। इसको कोई विशेष मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत नहीं होती। इन जनरल ये क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, ये नोजिया कॉज कर सकता है, वोमिटिंग कॉज कर सकता है, रेस्टलेसनेस कॉज कर सकता है, सर में दर्द यानी कि हेडेक कॉज कर सकता है, मसल में टाइटनेस कॉज कर सकता है, ड्राइनेस ऑफ थ्रोट, जो आपका गला है वो सूखा सूखा लगेगा, उसमें थोड़े खराश लगने लगेंगे, डिजीनेस, थकावट लग सकता है, नींद आने की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके नाक भरे भरे जैसे लग सकता है और आपका जो हार्ट रेट है वो बढ़ सकता है। ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं, यूजुअली दिखाई नहीं देते और अगर किसी को दिखाई भी देते हैं तो वो अपने आप सबसाइड भी हो जाते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो और इस वीडियो में हमने बात किया एस्थलीन रेस्प्यूल के काम करने के तरीके, जिसका यूज़ हम अस्थमा और COPD में करते हैं। COPD के साथ साथ एक ऐसा ग्रुप भी है जिसे हम एम्फेसीमा कहते हैं, जिसमें आपके जो एल्वियोलाई हैं, जो आपके फुसफुस हैं जिसमें सांस लिया जाता है, वो डैमेज होने लगते हैं और फिर बहुत बड़ा इन्फ्लामेशन कॉज होता है जिसका ठीक कर पाना उतना आसानी से ठीक नहीं हो पाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के इस वीडियो में अस्थमा की पैथोफिजियोलॉजी भी समझ में आई होगी और आपके इस ड्रग एस्थलीन के काम करने का तरीका भी समझ में आया होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।